गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका अपना साथी भावेश देसाई हर बार की भांति लेकर उपस्थित हूँ लोक प्रशासन की क्लास, जो कि यूपीएससी की एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, अभी तक हम लोक प्रशासन का अर्थ और लोक प्रशासन के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो साथी हमारा यह ऑडियो सेशन देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में। हमने ये जान लिया कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, हमने ये भी जान लिया कि लोक प्रशासन को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या महत्व है। तो अब हमें ये जानना भी आवश्यक है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, किन क्षेत्रों में लोक प्रशासन की उपयोगिता है। वैसे तो मैंने आपको बताया था, इसका कोई एरिया निर्धारित नहीं होता। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। मानव जाति के लिए पालने से कब्र तक इसकी उपयोगिता है। परंतु यहां हम शैक्षणिक दृष्टि से कुछ दृष्टिकोण पर परिचर्चा करने वाले हैं। और साथियों, कुछ विद्वान मानते हैं 5 और कुछ विद्वान मानते हैं 4 दृष्टिकोण। तो हम अभी 4 दृष्टिकोणों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, कुछ विचारक जैसे कार्ल मार्क्स और निग्रो जैसे विचारकों के अनुसार ये जो लोक प्रशासन है, इसका क्षेत्र व्यापक माना गया है। अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोक प्रशासन के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। 1 विधायिका, 2 कार्यपालिका और 3 न्यायपालिका। तो इस दृष्टिकोण का मानना है, यानी कि जो इस दृष्टिकोण को मानते हैं उनका ये मानना है कि समूचे लोक प्रशासन का क्षेत्र इन तीनों अंगों में व्याप्त है। अर्थात इन तीनों अंगों द्वारा जो कुछ कार्य किए जाते हैं, जो कुछ नीति निर्माण किए जाते हैं, वे लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और सरल भाषा में समझाता हूं तो वो ये कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत जो कुछ कार्य होते हैं वो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। अब क्या क्या कार्य कौन कौन करता है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो इतना डिटेल में मुझे इस वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप पिछला वीडियो हमारा देख लें और ये सब कुछ सिलेबस वाइज और सब कुछ टू दी पॉइंट पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसकी प्लेलिस्ट के वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, अब बात करते हैं हम सेकंड यानी कि संकुचित दृष्टिकोण की। अब ये संकुचित दृष्टिकोण जो है वो क्या है, वो ये मानता है, साइमन जैसे एल.डी. वाइट और साइमन जैसे विचारक ये मानते हैं कि जो ये सरकार के या कहे या प्रशासन के कहे, ये जो 3 अंग है, इसमें से कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका है
इसी को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। इट मीन्स कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहा है और इसका अगर पालन नहीं करे तो जो न्यायपालिका जो न्याय या दंडात्मक कार्य करते वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा इनका मानना है। जो विभागों द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वे ही इसके अंतर्गत आते हैं। और बात तो ये लोक प्रशासन में हो रही है, परंतु निजी प्रशासन में भी कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा इनका मानना है। और साथियों, इसको हमारी दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से हम वाकई में जो संकुचित विचार कहते हैं ना, तो वास्तव में हम भी संकुचित विचार ही इनको मानते हैं। साथियों, हमको इस विषय को रटना नहीं है और न ही हमें इस विषय को उस हिसाब से पढ़ना है जैसा पूरी तरह से किताबों में बताया गया है। अगर आप IAS यानी कि आप अगर सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो वहां ये नहीं देखा जाता है कि आप में कितना किताबी ज्ञान है, आप कितना किताबों से पढ़कर आए हैं, ये नहीं देखा जाता है, बल्कि इस क्षेत्र में आपकी स्वयं की क्या विचारधारा है और कितनी सटीक विचारधारा है, ये इस बात को देखा जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि ये वाकई में एक संकुचित विचारधारा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है लोक प्रशासन के क्षेत्र की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और ये बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार इसका विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है, तो आपको इसे पूरा समझना चाहिए। ये है लूथर गुलिक द्वारा दी गई ये जो दिया गया सिद्धांत। ये कौन सा है? पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत। ये तीसरी विचारधारा के तहत, यानी कि लूथर गुलिक क्या कहते हैं कि 7 अक्षरों के भीतर संपूर्ण प्रशासन समाया हुआ है। अर्थात ये 7 अक्षर कौन कौन से हैं? POSDCORB। POSD कितने हो गए? 4। CORB कितने हो गए? 8। परंतु CO का मतलब यहां एक ही होता है, इसीलिए 7 माना गया है। ठीक है, तो साथियों अब पढ़ते हैं विस्तार से इसके बारे में, पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत के बारे में। P से मतलब होता है प्लानिंग। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी, लोक प्रशासन की बात करो या निजी प्रशासन की, आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है? तो यह होता है कि इसकी पूर्व योजना, पूर्व नियोजन से इसकी योजना करना, तय करना जरूरी होता है। माना कि आपने आपके निजी प्रशासन की बात करता हूं, आपने एक दूध की डेयरी लगाने का काम शुरू आपको करना है, आपने इसके बारे में सोचा है। अब आपको यहां क्या करना होगा? प्लानिंग यानी कि पूर्व नियोजन, आपको योजना बनानी होगी कि किस प्रकार आप इसके लिए कार्य करेंगे। जब आपकी योजना तैयार हो जाती है, जब आपकी प्लानिंग तैयार हो जाती है, देन आपको क्या करना होगा? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, आपका एक संगठन होना चाहिए। यानी कि कोई एक व्यक्ति तो हर कार्य को कर नहीं सकता, क्योंकि प्रशासनिक बात है, अकेली बात तो है नहीं। चाहे निजी प्रशासन हो, चाहे लोक प्रशासन हो, प्रशासन की बात कर रहे हैं हम। तो क्या करना होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन तैयार करना होता है। जब आपका संगठन तैयार हो गया तो आपको स्टाफिंग करना होता है। स्टाफ, भाई आपका एक संगठन, मान लो आपने कोई कंपनी खोल दी या कोई संस्थान खोल दी या कोई भी कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें
आपके पास स्टाफ तो होना जरूरी है ना। जब आपके पास स्टाफ ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा? जब कर्मचारी नहीं होंगे तो कौन काम करेगा? तो ये जो है इसकी स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि कितनी बात होगी? POS, यानी कि P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन एंड S से स्टाफ। अब बात करते हैं D यानी कि डायरेक्शन। आपने योजना बना ली, संगठन बना लिया, आपके पास भरपूर मात्रा में स्टाफ भी है, सब कुछ है, आपका कार्य करने के लिए सब कुछ तैयार हो गया, पर आप अगर सही दिशा निर्देश नहीं देंगे कि इस कार्य को ऐसे करना है, चाहे सरकारी बात हो चाहे निजी बात हो, चाहे आप सरकार, अब अपन क्योंकि लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं तो सरकार की बात करते हैं। सरकार का कोई विभाग जिसमें स्टाफ भी है, सब कुछ है, पर किस दिशा में कार्य करना है वो जब तक तय नहीं होगा, जब तक डायरेक्शन नहीं होंगे, तब तक वो काम नहीं हो सकता, है ना। सो अब क्या करना है? डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश करना है। अब जब दिशा निर्देश भी आपने दे दिया भाई इधर ये काम करना है, और आप खाली दिशा निर्देशन दे के चले गए तो भी वो काम पूरा नहीं होने वाला। यानी कि आपको मान लीजिए कि किसी विभाग में नियुक्तियां दिलवानी है, ठीक है। अब आपने आपके स्टाफ को निर्देशन दे दिया कि इस तरह से आप दे दो, तो उन्होंने जो कुछ किया उसको आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया। कोऑर्डिनेशन, CO से क्या अर्थ होता है? कोऑर्डिनेशन, यानी कि आप उसको साथ साथ लेके चलो, खाली दिशा निर्देशन वो भी नहीं, कि भाई जो कनिष्ठ जो कार्य कर रहे हैं उसका वरिष्ठों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कि कोऑर्डिनेशन बराबर होना चाहिए, कि देखभाल कि वो क्या सटीक कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, ये सब कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो CO से अर्थ क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन। हमने कहां तक पढ़ा? P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, CO से कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं R यानी कि रिपोर्टिंग। जो कुछ काम हुआ आपके कार्यालय या आपके विभाग या आपके निजी संगठन में, जो कुछ काम हुआ उसकी रिपोर्टिंग, कि भाई क्या हुआ, उसका जब आपके पास ब्यौरा नहीं आएगा, जब आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कैसे मान लिया जाए कि वो सटीक हुआ या नहीं हुआ, या फिर हिंदी की सामान्य वर्ड में कहूं तो उसका निरीक्षण, जो कुछ कार्य हुआ उसका निरीक्षण किसके अंतर्गत आता है? R यानी कि रिपोर्टिंग। यानी कि अगर हम सरकारी विभागों के अनुसार देखें तो हर विभागों में होने वाले कार्यों की रिपोर्टिंग उच्च अधिकारियों को दी जाती है। तो उसका कारण क्या है कि क्या वर्क हुआ, क्या कार्य हुआ, वो रिपोर्टिंग से ही पता चलता है। अब आपने सब बातें कर ली कि P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजेशन, S यानी स्टाफ, D यानी डायरेक्शन, CO यानी कोऑर्डिनेशन, R यानी रिपोर्टिंग। आपने सब कुछ कर लिया। आपने बड़ा पूरा काम का सब कुछ खाका तैयार कर लिया कि ऐसे हम करेंगे, ऐसे स्टाफिंग करेंगे, ऐसे रिपोर्टिंग करेंगे, और इस तरह से पूरा हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और इस तरह से हमारी योजना होगी। पूरा आपने तय कर दिया। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो सब आपने कर दिया, पर आपके पास पैसा नहीं है तो ये क्या होगा? बजटिंग। आपके पास ये सब कुछ काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा होना आवश्यक है। जब अब पैसा नहीं है तो ये आपका कार्य हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि आर्थिक जरूरत तो होती है। सो अंत में क्या आता है? B यानी कि बजटिंग। ये हो गया पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत, कि ये 7 अक्षरों से लोक प्रशासन या निजी प्रशासन दोनों का क्षेत्र निर्धारित होता है। ये किसका मानना है? लूथर गुलिक का। साथियों, उनका भी मानना होगा और मेरा और आपका भी ये मानना होगा, क्योंकि ये सटीक है। क्योंकि किसी भी कार्य की विवेचना इसी प्रकार हो सकती है।
अब इसकी कुछ आलोचना भी है, क्योंकि हमारे परीक्षा में आलोचनात्मक सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इसकी कुछ आलोचना भी है और वो भी कुछ लोगों ने की है और हम करते हैं कि भाई एल.डी. वाइट कहते हैं और उनके साथ साथ कुछ और भी है। तो ये लोग कहते हैं कि इसमें नीति निर्माण, जनसंपर्क और ऐसी कुछ जन कल्याण की ऐसी कुछ बात इसमें नहीं कही गई है, इसलिए इसको हम सही नहीं मानते। पर ये इन्होंने इस दृष्टि से नहीं कहा है। लूथर गुलिक ने जो कहा है वो इस दृष्टि से नहीं कहा है, इसीलिए ये शायद लूथर गुलिक को नहीं समझ पाए, इसलिए इन्होंने ये आलोचना की है। तो ये आलोचना जब कभी लिखने की बात आ जाए तो ये बात है, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथा और अंतिम दृष्टिकोण, और वो क्या है? आधुनिक कल्याणकारी दृष्टिकोण। आधुनिक कल्याणकारी यानी कि पूर्व में तो जो लोक प्रशासन का क्षेत्र था वो सीमित था कि बस सरकार के कार्यों से संबंधित था और सीमित था, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो ये आधुनिक जो समय है इसमें इसका क्षेत्र, वो जो पहले हमने पढ़ा ना व्यापक दृष्टिकोण, ठीक उसी प्रकार से आधुनिक व्यापकता लिए हुए है और कल्याणकारी दृष्टिकोण है। और वो कैसे? अभी कल की बात करें, कल जो कल्याणकारी की बात आई है, तो कल जो प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज घोषित किया 20 लाख करोड़ का, तो वो इसी उद्देश्य, इसी जो आधुनिक कल्याणकारी जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारा मानना है और जो ये प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसी का एक पार्ट है, इसी का एक भाग है कि वो लोक कल्याणकारी योजना के लिए ही दिए उन्होंने। हाँ, तो ये इससे हमें ये ज्ञात होता है कि आधुनिक समय में जो लोक प्रशासन है उसका क्षेत्र कल्याणकारी है, ठीक है। तो कल्याणकारी क्षेत्र के बारे में आपको समझ में आया होगा कि वे तमाम कार्य जो लोक कल्याण हेतु किए जाते हैं वो आते हैं आधुनिक कल्याणकारी परसेप्शन यानी कि मान्यता या फिर सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो साथियों, हमने 4 सिद्धांत पढ़े। कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती आपको लगती है तो कमेंट करें, आप बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सोच जो है वो किताबी ज्ञान से निकलकर व्यापक बनाएं, ताकि उससे क्या होगा कि किताब ने क्या कह दिया उससे ज़्यादा आप सोच पाएंगे। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्लास अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करें। धन्यवाद।